तो मैं और मेरे एक दोस्त जो मिलकर पढ़ाया करते थे, तो हमने डिसाइड किया कि वी विल बाय बाईसाइकिल, और हम लोग साइकिल से ही अब से ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाएंगे या इस छोटे मोटे कामों को किया करेंगे। तो हमने साइकिल ली, 2014-15 में चलाना शुरू किया। हाँ जी, मैं साइकिलिंग करती हूँ और मैं इंस्पायर्ड तो इन्हीं से ही हूँ। आज मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की एक लंबी यात्रा फ्रॉम नॉर्दर्न टिप टू सदर्न टिप पूरा कंप्लीट करके आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक वन ऑफ द विश लिस्ट पूरी हो गई है। जैसे कई बड़े शहर हैं, बेंगलोर है और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ आप देख लो तो डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन है जिसमें आप कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं चलाते हो। तो आप साइकिलिस्ट एज ए साइकिलिस्ट आप फ्री होकर वहाँ पे साइकिलिंग करते हो। आप छोटे क्या बड़े बड़े डिस्टेंसेस सुबह ट्रैवल करके अपना ऑफिस भी जाते हो, घर भी आते हो और सारे काम साइकिल से करते हो। न्यूजीलैंड एक मात्र ऐसा स्टेट शायद कंट्री है जहाँ पे सब कुछ साइकिलिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो वो साइकिलिंग कल्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साइकिलिंग डेडिकेटेड लेन्स रखें जिसको सिर्फ साइकिलिस्ट ही यूज़ करें, ना कि रेडी पटरी वाले आके वहाँ बैठ जाएं, ना कि वहाँ पे कोई अपना कुछ सामान लगा दे ताकि वो ब्लॉक ही हो जाए पूरे। काफ़ी कोशिश रही है जो गवर्नमेंट की, बट बहुत सफल कोशिश नहीं कहूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साइकिलिंग अभियान का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से 3,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 150 लोगों का सिलेक्शन हुआ और इसमें 3 लोग उत्तराखंड से भी शामिल थे। इन्हीं में से एक हैं अपूर्व सकलानी, जिन्होंने 16 दिनों में 4,025 किलोमीटर साइकिल चलाई, यानी कि एक दिन में औसतन 251 किलोमीटर साइकिल चलाकर इन्होंने 16 दिन में सफ़र को तय किया। साइकिलिंग के ऐसे ही जर्नी में पार्टिसिपेशन के लिए इन्हें बहुत से वरिष्ठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक पुरस्कार है सुपर रैंडोनियर। इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न सिर्फ इतनी लंबी दूरी नापी, बल्कि इसके साथ ही ये आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें भी फिजिकल फिटनेस और हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इसमें उनका साथ देती हैं उनके वाइफ, जो वुमेन लाइफ साइकिलिंग को भी प्रमोट करती हैं। तो चलिए अपूर्व सकलानी जी से ही जानते हैं उनकी साइकिलिंग जर्नी के बारे में, साइकिलिंग से जुड़े हुए उनके कुछ इम्पोर्टेंट किस्सों के बारे में और कुछ अहम सवालों के बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप हमें बताइए कि आपकी साइकिलिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, आपका जुड़ाव साइकिल से कैसे हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो मैं टीम बारामासा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात मेरी साइकिलिंग की, कैसे मैं इंस्पायर हुआ, कैसे मैंने इसको शुरू किया, तो इसकी बहुत पीछे से स्टोरी है। जैसे कि मैं स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्कूल साइकिलिंग छूट गया था पूरा का पूरा। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया अपने आप को अपडेट रखने के लिए। और उसी में से एक चैप्टर आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मुझे जब बच्चों को पढ़ाने लगा तो मुझे हर चीज़ एक लाइव प्रैक्टिकल तौर पे पढ़ाने की आदत थी। लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी करते थे। तो जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि छोटे डिस्टेंसेस के लिए आप लोग व्हीकल का यूज़ नहीं कीजिए, पैदल जाइए कि साइकिल चलाइए, तो हम खुद वो चीज़ नहीं कर रहे थे। तो मैं और मेरे एक दोस्त जो मिलकर पढ़ाया करते थे, तो हमने डिसाइड किया कि वी विल बाय बाईसाइकिल, और हम लोग साइकिल से ही अब से ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाएंगे या इस छोटे मोटे कामों को किया करेंगे। तो हमने साइकिल ली, 2014-15 में चलाना शुरू किया। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स में था पहले, तो मुझे काफ़ी और अच्छा लगने लगा। साइकिल चलाते चलाते मैं मसूरी भी पहुंच गया। अच्छा। तो मेरी एक अचीवमेंट हो गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद देहरादून में किसी ने किया नहीं, उस समय इतने साइकिलिस्ट हुआ भी नहीं करते थे। तो फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था सुबह सुबह साइकिलिंग करना, एक्टिव रहना। फिर छोटे छोटे टारगेट बनाता चला गया और बाहर देखता चला गया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो पता चला कुछ लोग बॉम्बे टू गोवा कर रहे हैं, कुछ लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी, कुछ लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो उनसे भी इंस्पायर होता रहा और खुद भी छोटे छोटे टारगेट सेट करता रहा। और कहीं एक माइंड में ड्रीम था कि मैं कभी ना कभी ये करूँगा, आज नहीं तो कल। तो बस ऐसे ही चलता चला गया और आज मैं
कश्मीर से कन्याकुमारी की एक लंबी यात्रा फ्रॉम नॉर्दर्न टिप टू सदर्न टिप पूरा कंप्लीट करके आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक वन ऑफ द विश लिस्ट पूरी हो गई है। जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी जो ये यात्रा थी, ये जर्नी कैसी आपकी रही? इन दिनों में आपने क्या कुछ इंटरेस्टिंग किया और इन 16 दिनों में क्या कुछ खास था? हाँ जी, तो खास मैं अगर बताऊं तो आप एक -6 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं श्रीनगर से, जी, और साउथ में टेम्परेचर 40 प्लस के आसपास चला जाता है। तो टेम्परेचर को हमने पूरा महसूस किया, हमने लोगों के रीजनल फूड्स को महसूस किया, कैसे टेस्ट किया उनको, हमने बहुत इन्जॉय किया। लोगों को, काफ़ी लोगों की बातचीत, लोगों के साथ इंटरेक्शन इन्जॉय किया। काफ़ी बच्चे मिले रास्ते में जो इंस्पायर होते चले गए, पूछते चले गए कि इतना बड़ा ग्रुप, इतने अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं। फिर काफ़ी लोग इंस्पायर हुए कि आप उत्तराखंड से आए हो। काफ़ी लोग पहले भी उत्तराखंड विजिट कर चुके हैं, 4 धाम, ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए, तो वो लोग भी पूछने लगे अच्छा ऋषिकेश से कितना दूर है आपका घर। तो इस तरीके से काफ़ी मज़ा आया। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। यूनिटी का मैसेज लेके हम लोग चले थे, तो वो कहीं काफ़ी हद तक हमें लगा कि सफल हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने जोड़ा है, तो बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा शहर भी था क्या जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि जहाँ लोगों का आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हो, और जिस शहर को देखकर आपको ऐसा लगा हो कि काश ऐसा कुछ देहरादून में भी होता? करेक्ट, तो ऐसा देहरादून में ऑलरेडी है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे हम सोलापुर पहुंचे, तो सोलापुर में साइकिलिंग ग्रुप है, वो लोग पहुंचे, नाश्ता पानी, ढोल लेके, पगड़ी लेके, प्रॉपर उन्होंने स्वागत किया, मालाएं पहनाई। ऐसा हर जगह हो रहा था, बट सोलापुर खास क्यों मैं बोलूँगा, क्योंकि सोलापुर के लोग जो थे वो अपने ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए आए, मतलब पूरा अपने ट्रेडिशनल डिशेस वगैरह लेके आए उनके साइकिलिस्ट। ऐसा नहीं कि सोलापुर कोयम्बटूर के साइकिलिस्ट आए थे, वो लोग भी रास्ते में हमें मिले, उन्होंने भी पूरा हमें वो किया, स्वागत किया। किसी ने रिफ्रेशमेंट्स दिए, किसी ने लंच स्पॉन्सर किया, राजस्थान में किसी ने लंच स्पॉन्सर किया, तो बहुत अच्छा लगा रास्ते पर। मतलब साइकिलिस्ट बेसिकली ये साइकिलिंग ग्रुप थे जो जुड़ते चले गए, और साई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनकी टीम थी जो हमारे पास, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी टीम थी जो हमारे पास हर जगह पे विजिट करते रही और अपने तरफ से अरेंजमेंट देते गई। तो लोकल साइकिलिंग ग्रुप्स जितने भी हमें मिले, नॉर्थ टू साउथ, सारे बहुत अच्छे थे। और देहरादून में भी हम लोग सेम कल्चर फॉलो करते हैं। अगर कोई कोई साइकिलिस्ट यहाँ आता है, केदारनाथ जा रहा है अपनी यात्रा में, तो हम लोग उसको इनवाइट करते हैं, रोकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको आगे सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, 16 दिनों की आपकी जो ये जर्नी थी, इस जर्नी में आप लोग क्या करते थे, कितना टाइम चलते थे, कितना रुकते थे, क्या क्या खाना खाते थे, ये सब आप हमें बताइए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये गवर्नमेंट फंडेड था, तो अरेंजमेंट सारा उनकी तरफ से रहता था। ब्रेकफास्ट आप सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हो, आपको चाय नाश्ता मिलता है। फिर 60-70 किलोमीटर्स आप राइड करते हो, थोड़ा मेहनत करते हो, वर्जिश करते हो, तो आपको नाश्ता मिलता है प्रॉपर। उसके बाद दिन भर वो लोग उनके 4-5 गाड़ियाँ आपके साथ चल रही हैं, वो लोग हाइड्रेशन सपोर्ट दे रहे हैं, और आपको अगर भूख लग रही है तो आप अपने हिसाब से रुक के खाना वाना खा सकते हो दिन भर। फिर रात को जहाँ पॉइंट होता था वहाँ पहुँचना होता था। डेली 250, जैसे मैंने बोला कि एक एवरेज डिस्टेंस था, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे पर डे। तो कभी 300 कर रहे हैं, कभी 280 कर रहे हैं। वो करने में किसी को शाम के 7 बज रहे हैं, किसी को 8, किसी को रात के 10, 11, 12 भी बज रहे हैं। तो सब अपने स्पीड और अपने हिसाब से पहुँच रहे हैं डेस्टिनेशन पे। और वहाँ पहुँच के फिर हमें डिनर मिलता था, हमारा बैग एक ट्रक में वहाँ पहुँचाया जाता था, फिर बैग लेके हम रूम में जाते थे। और हार्डली, क्योंकि आपको नहाना भी, आपकी बाइसाइकिल भी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करनी है, हार्डली 2-3 घंटे की नींद लेके फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के 5:30 के लिए हम लोग रेडी हो जाते थे। अच्छा, ऐसा भी था क्या कोई दिन जब आपको लगा हो कि बहुत चैलेंजिंग है, या फिर फिजिकल थकान तो होती है पर मेंटली भी आपने महसूस किया होगा कि बस अब गिव अप कर लेता हूँ, बस मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी था? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक समय आया जब हम लोग राजस्थान में थे, आई गेस भिलवाड़ा के अराउंड थे, जयपुर से भिलवाड़ा जा रहे थे। तो सुबह सुबह क्या हुआ कि जयपुर हमें सिटी देखने को मिली, घूमने को मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सिटी हमने उजाले में देखी। अदरवाइज हम लोग हाईवे टू हाईवे चल रहे थे, तो हम लोग सुबह अंधेरे में निकल जाते थे और रात को अंधेरे में पहुंचते थे, तो कोई सिटी हम लोग देख नहीं पा रहे थे। जयपुर ऐसा शहर था जहां हमें फ्लैग ऑफ के बाद आमेर फोर्ट देखने को मिला, जल महल देखने को मिला, तो हम काफ़ी खुश हुए और हमने काफ़ी टाइम वहाँ बिता दिया। फिर जब हम हाईवेज पे पहुँचे तो हमें लगा कि यार डिस्टेंस आज बहुत ज़्यादा है, 283 किलोमीटर था, और 283 किलोमीटर के हिसाब से हमने काफ़ी टाइम सुबह ही एंजॉयमेंट में लगा दिया।
तो अब क्या होता है कि हम लोग जब चलते हैं तो राजस्थान में क्या होता है कि क्रॉस विंड्स आती हैं, मतलब आपको थोड़ा गर्म हवाएं साइड से आती हैं, सामने से आती हैं, वो आपको रेजिस्टेंस देती हैं, रोकने लगती हैं। तो उस दौरान मैं अकेले चल रहा था, चलते चलते मैंने काफ़ी बार ये सोचा कि यार शायद मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मैं कहाँ फंस गया। तो लगा, और 6 दिन से लगातार राइड करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे हाथ नम हो जाते हैं, हमारा सैडल सोरनेस हो जाती है, बॉडी भी टायर्ड हो जाती है, मेंटली भी मैं टायर्ड होने लगा धूप में चलते चलते। दिन भर बहुत ज़्यादा धूप थी। पर फिर क्या होता है कि आप रीज़न ढूंढते हो अपने आप को कि मोटिवेट करने का, सेल्फ मोटिवेट करने का, और अपना टारगेट याद करते हो कि आपने शुरू क्यों किया था। ठीक है, तो मैंने याद किया कि मैंने शुरू क्यों किया। तो मेरा स्टार्ट करने का एक मकसद था कि ये मेरी एक ड्रीम राइड थी, मुझे इसे कंप्लीट करना है। अगर मैं इसे कंप्लीट करूँगा तो मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा जो साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करने में मेरे को हेल्प करेगा। साथ ही साथ मेरे जो वाइफ है, बेबी है, फ्रेंड्स, रिलेटिव है, इनके बीच भी मेरे को एक हेल्थ आइकॉन की तरह देखा जाएगा और वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे। और अगर मैं सच बोलूँ तो ये लोग करते हैं। मेरी वाइफ मेरे साथ साइकिलिंग करती है, मेरे दोस्त लोग सब ने साइकिल ले रखी है, कोलीग्स मेरे जो हैं उन्होंने साइकिल ले रखी है मुझे देखते हुए, और या फिर आसपास लोगों से इंस्पायर होते हुए, और वो लोग करते हैं मेरे साथ साइकिलिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस वो चीज़ें जो है मुझे मोटिवेट करती चले गई, और वाइफ का सपोर्ट मोटिवेट करता चला गया, और धीरे 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 मैं राइड कंप्लीट करता चला गया, और मैं इन चीज़ों को ओवर पावर करता चला गया। अभी आपने अपने वाइफ की बात करी कि वो भी आपको इंस्पायर करती हैं, वो भी आपके साथ साइकिलिंग करती हैं। तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, और क्या वो वुमेन साइकिलिंग को भी प्रमोट करती हैं? जी, मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ पे लगातार 8 साल से 2017 से साइकिलिंग कर रहा हूँ रेगुलर। वुमेन पार्टिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो से मैंने देखा है। धीरे धीरे हम लोगों ने ही काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट रैलीज कराई, उनमें पार्टिसिपेट किया, तो कोशिश करी कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़े। इवन काफ़ी सारे क्लब से मैं बहुत पर्सनली एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने उनको सजेशंस जो दिए थे वो ऐसे थे कि आप ओल्ड एज जो पीपल हैं उनके लिए आप रेस की एंट्री कम कर दीजिए, या तो उसे नल एंड वॉइड कर दीजिए, वुमेन्स की एंट्री नल एंड वॉइड कर दीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, आप लोग राइड करिए, हमें आपसे कोई चार्जेस नहीं चाहिए, बदले में हम लोग आपको प्राइस देंगे। तो कई बार ऐसा हुआ कि एक ही वुमेन पार्टिसिपेंट आई है तो फर्स्ट प्राइज़ हो गया, 2 आई हैं तो फर्स्ट सेकंड हो गया, 3 आई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज की डेट ऐसी है कि हमारे पास काफ़ी सारी वुमेन्स राइडर्स आई हैं, जिनके कारण उनका भी कॉम्पिटिटिव वो देखने को हमें मिलता है, कॉम्पिटिटिव रेसेस देखने को मिलती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड एज भी, जैसे मैंने बोला 50, ओल्ड एज तो नहीं बोलूँगा, वो यंग राइडर्स हैं हमारे लिए, 50+ के काफ़ी सारे राइडर्स जुड़ने लगे, तो बहुत अच्छा लगा कि उनका भी ग्रुप आता है, उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं, वो लोग भी राइड करते हैं, रेस करते हैं, रेस तक करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो फिर जब मैं ऐसा करता था, राइड करता था, मेरी वाइफ मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी साइकिलिंग करती हूँ। मैंने कहा हम दोनों अगर साथ में चलेंगे तो एग्जाम्पल बनेंगे, बाकी लोग भी इसको शायद फॉलो करें। तो एक पॉजिटिव पहल थी हम दोनों की तरफ से, हम दोनों ने करने लगे। ये सारे रूट किमाड़ी और द्वारा हम लोगों ने कवर किए, पूरा आसपास थानों, ये सब चीज़ें कवर करी। तो उसका रिजल्ट ऐसा भी देखने को मिला कि काफ़ी सारे हमारे साथ के जो साइकिलिस्ट, मेल साइकिलिस्ट थे, उनकी भी फीमेल साइकिलिस्ट आने लगी। फिर इन्होंने ही मिलके आपस में, लेडीज़ लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सखी सहेली करके राइडिंग ग्रुप बनाएंगे, और ये पहाड़ी पैडलर एक हमारा ग्रुप है, साइकिलिंग ग्रुप है, उसके अंडर रहेगा। तो उसके अंडर ही एक सेपरेट साइकिलिंग, वुमेन साइकिलिंग ग्रुप बना है। तो आप लोग अगर कोई वुमेन साइकिलिस्ट हैं इस देहरादून में जो जुड़ना चाहती हैं, 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं, सखी सहेली करके पहाड़ी पैडलर्स को रीच आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने इनके साथ राइड करी। ये सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक राइड होती है, इसमें कोई मेल राइडर्स नहीं होते हैं। अच्छा। तो ये मंथ में एक बार, एक संडे को मिलते हैं। जितने भी हाउस होल्ड लेडीज़ हैं या गृहिणियाँ हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, ये लोग अपना समय निकाल के एक साइकिल लेके वहाँ पे पहुँचती हैं और आपस में बातचीत करती हैं और इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, देहरादून जैसा शहर है, उसको कैसे हम साइकिलिंग फ्रेंडली बना सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का ही मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहूँगा, क्योंकि साइकिल फ्रेंडली का मतलब क्या है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे, जैसे मैंने बोला कि K2K जो जर्नी थी मेरे लिए इजी रही क्योंकि मैंने अच्छे से कर लिया, बट कुछ लोगों के लिए, हमारे साथियों के लिए अच्छी नहीं रही। उनका क्या हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, शोल्डर में इंजरी आई है, नीज़ में आई है। तो ऐसा नहीं है कि साइकिलिंग बहुत इजी है, सड़क बहुत आसान है, नहीं। आप दिन भर चला रहे हो, आपको अलग एक्सपीरियंस मिलता है। आप जब अंधेरा शुरू होता है तो आपका ट्रैफिक और लोग अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि साइकिलिस्ट अगर आपके आसपास चल रहे हैं तो उनको रेस्पेक्ट दें और उनको प्रॉपर स्पेस दें साइकिल चलाने का। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का भी रोल आता है कि जहाँ पे आप डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन बनाएं।
मतलब जैसे कई बड़े शहर हैं, बेंगलोर है और बाहर फॉरेन कंट्रीज आप देख लो तो डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन है जिसमें आप कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं चलाते हो। तो आप साइकिलिस्ट एज ए साइकिलिस्ट आप फ्री होकर वहाँ पे साइकिलिंग करते हो। आप छोटे क्या बड़े बड़े डिस्टेंसेस सुबह ट्रैवल करके अपना ऑफिस भी जाते हो, घर भी आते हो और सारे काम साइकिल से करते हो। न्यूजीलैंड एक मात्र ऐसा स्टेट शायद कंट्री है जहाँ पे सब कुछ साइकिलिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो वो साइकिलिंग कल्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप साइकिलिंग डेडिकेटेड लेन्स रखें जिसको सिर्फ साइकिलिस्ट ही यूज़ करें, ना कि रेडी पटरी वाले आके वहाँ बैठ जाएं, ना कि वहाँ पे कोई अपना कुछ सामान लगा दे ताकि वो ब्लॉक ही हो जाए पूरे। काफ़ी कोशिश रही है जो गवर्नमेंट की, बट बहुत सफल कोशिश नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा कि साइकिलिंग लेन बनाने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी बट फिर वो कोई ऑक्यूपाई कर लेता है, फिर वो नल एंड वॉइड चला जाता है, वो बिल्कुल आपका वेस्ट चला जाता है। तो वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा अगर वो डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन रखें शहरों के अंदर, ताकि हम लोग शहर के अंदर जो गाड़ियों का रश है उसको कम कर सकें, अपने छोटे मोटे काम के लिए साइकिल से जाएं। अगर चारों तरफ ऐसा नेट बन जाएगा तो जितने भी देहरादून के साइकिलिस्ट हैं मैं अश्योर करता हूं कि वो अपने ऑफिसेज और अपने डेली रोज़मर्रा के कामों के लिए ज़रूर साइकिलिंग लेन यूज़ करेंगे और गवर्नमेंट को पॉल्यूशन में भी और ट्रैफिक में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे साइकिलिस्ट हैं और वो अपनी साइकिलिंग जर्नी पे लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं और बाद में भी जैसे जर्नी को पूरा कर लिया ऐसा कुछ, तो क्या क्या सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं, बट हाँ एक इस राइड के दौरान हमें वो था कि मेडिकल सपोर्ट था। आप हमारे साथ एक डॉक्टर थे, हमारे साथ एक फिजिशियन थे, हमारे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने बोला था हम लोग केयर टेक करेंगे और टाइमली अगर आप हमें इन्फॉर्म करोगे तो हम नियर बाय हॉस्पिटल्स को ले जाके इन चीज़ों को रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इस इवेंट में गवर्नमेंट का तो अच्छा रोल रहा है, बट जनरली अगर मैं देखूँ तो साइकिलिस्ट अगर कभी किसी एक्सीडेंट को करता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा मुझे पीछे दिखी है कि उनको सपोर्ट करने आए या उनकी हेल्प करने आए। बट ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट को अगर कोई आपके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या कहीं कर रहा है तो उनके लिए प्रॉपर आपको इंश्योरेंस वगैरह रखनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो एक फ्री ऑफ माइंड अपना ट्रेनिंग करे, प्रैक्टिस करे और भविष्य में देश के लिए, स्टेट के लिए मेडल्स लाए और हमें गौरवान्वित करे। आप जैसे ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं और गवर्नमेंट भी ऐसे इवेंट्स करवाती रहती है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, लेकिन कभी क्या आपने गवर्नमेंट को इस पार्टिसिपेशन के लिए या फिर साइकिल जो ट्रैक्स हैं देहरादून में हो या कहीं भी हो, उत्तराखंड में कहीं भी हो, उसके लिए पिच किया हो आइडियाज़ के लिए? बिल्कुल, हमने काफ़ी टाइम मतलब अगर मुझे ध्यान है तो 2017-18 में iNext की एक रैली हुआ करती थी, उसमें हमेशा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे उत्तराखंड के आया करते थे और हर बार सेम वादा ही करते थे कि हम लोग साइकिलिंग ट्रैक्स बना देंगे। बट वो जैसे मैंने कहा कि वादे ही रह जाते हैं, कई बार वो पेपर्स तक जाते हैं, कई बार कहीं तक जाते हैं, पर धरातल पे ज़मीनी तौर पे वो चीज़ें हमें नहीं दिखी आज तक। तो जैसे मैंने बोला कि एक आधा साइकिलिंग ट्रैक मुझे दिखा है, ओल्ड मसूरी रोड पे दिखा है, एक रेस कोर्स पे दिखा है, बट मैंने जैसे बोला उनकी हालत बहुत बुरी है। वो साइकिलिंग ट्रैक नाम के लिए तो बन गए हैं बट यूज़ के लिए यूज़लेस है। साइकिल की अगर हम बात करें तो एक टाइम था जब ऐसा भी कहा जाता था कि साइकिल पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन अब अपहिल साइकिलिंग, डाउनहिल साइकिलिंग भी होती है, तो इस सोच में कैसे बदलाव आया? जैसे आपने कहा कि पहाड़ नहीं नापे जा सकते, तो मैंने पहाड़ में देहरादून से रुद्रप्रयाग 183 किलोमीटर का सफ़र भी तय किया। तो सेम डे में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बहुत अच्छा सफ़र रहा। पीछे आप कैंपटी फॉल, यमुना ब्रिज सब किया। तो जब हम करने लगे, हमारे साथ के लोग करने लगे, एक दूसरे से हम लोग इंस्पायर होते चले गए और धीरे धीरे आज की डेट में लोगों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ सब कवर कर लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि पहाड़ों तक भी साइकिल पहुंच गई है और पहाड़ के लोग भी इससे इंस्पायर होते हैं और वो लोग भी अपने दिनचर्या में साइकिल को ऐड करते हैं और छोटे मोटे डिस्टेंसेस साइकिल से करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो देख के। जैसे आपने इतने सारे रूट्स को कवर किया है, या देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग तक आपने रूट्स कवर किया है, तो जब एक साइकिलिस्ट के तौर पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस एक साइकिलिस्ट को आते हैं? चैलेंजेस के तौर पे फिजिकल चैलेंजेस आते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है क्लाइंब की तो आपको दिक्कत आती है और आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपको दिक्कत ये है कि आपको सनराइज से सनसेट तक ही राइड करनी है। अदरवाइज सनसेट के बाद क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है, मतलब आपकी स्ट्रीट लाइट नहीं है जी। आपके गांव भी 20-20 किलोमीटर दूर हैं और वो 20 किलोमीटर पहाड़ के इतने आसान नहीं होते चलने के लिए। मतलब अगर मैं साइकिल चलाने जाऊं तो
प्लेन्स में मैं 20 की स्पीड निकालता हूँ, पर पहाड़ों में वो स्पीड 5, 6, 7, 8 पे आ जाती है, तो नियर अबाउट 10 आ जाती है। तो हमारा डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है 5-5 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो आप अंधेरे में तो नहीं कर सकते, आप सुबह भी अर्ली मॉर्निंग राइड नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको जानवरों का भी खतरा है, आपको स्ट्रीट लाइट की भी दिक्कत है, पहाड़ों के रूट्स भी थोड़ा पतले होते हैं, तो वो भी मोड़ों पे भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप उजाले में राइड करिए, आप सनराइज़ होता है राइड करिए, सनसेट होता है तब तक आप राइड करिए, और जहाँ पे सनसेट होता है वहाँ रुक जाइए, आप कोई एक्स्ट्रा वो मत करिए। दूसरा चैलेंज आता है कि पहाड़ों में रेगुलर आपको शॉप्स नहीं मिलती हैं, तो आपको अगर पानी चाहिए, पानी तो कहीं मिल जाता है, बट आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो एक सिमेट्री नहीं है कि शहर की तरह कि आपको 4 दुकान बाद फिर कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, 4 दुकान बाद कुछ मिलेगा, नहीं, आपको अपने तरीके से अपने आप को रिफ्यूल करके रखना पड़ता है। हम लोग रखते हैं छोटे मोटे बैग्स वगैरह, सामान रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं, खाने का सामान रखते हैं, तो हम इस तरीके से तैयारी करके चलते हैं। पर जो बिना तैयारी के जाएगा तो उसको थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे, तो इन चीज़ों की तैयारी करके जा सकता है, तो ईजिली हम पहाड़ भी कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों में बात की जाती है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, क्या यही कारण हो सकता है? ये कुछ बहाने भी कह सकते हैं हम? नहीं, बहाने नहीं कहेंगे, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं सच बताऊँ तो 4 धाम यात्रा की जो सड़कें हैं और बाकी जो सड़कें हैं, आप पहाड़ों की, मैंने पहाड़ों को बहुत क्लोजली देखा है। मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ, मैं गाँव आता जाता रहता हूँ, मयाली मेरा गाँव है, तो मैंने पूरा गांव भी साइकिल से किया हुआ है। मैंने नरकोटा, अपना नानी का गांव है रुद्रप्रयाग में, वो भी साइकिल से किया हुआ है। तो मैंने महसूस किया है कि जो 4 धाम की सड़कें हैं वो अलग हैं, उन पे आपको काम मिलेगा अच्छा, कि सरकार ने बहुत मेहनत की है, बट उसके अलावा बाकी भी हमारी पहाड़ों की सड़कें हैं, मेन रोड्स हैं, उनमें कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, जहाँ पे आप फ्रीली 4 व्हीलर्स ले जा सकते हो, 2-2, 4-4 डबल ट्रिपल 4 लेन्स हो, ऐसा कुछ नहीं है पहाड़ों में अभी। हालांकि सुना है कि कर्णप्रयाग तक ट्रेन जा रही है, बट लेट्स सी कि वो प्रोजेक्ट भी कितना अच्छा चलता है, कितना लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, बट सड़कें तो हमें चाहिए, क्योंकि हम एज अ साइकिलिस्ट अगर वहाँ जाएँ तो हम सेफ फील करें। राइट। जैसे मान लीजिए जो न्यू बिगनर्स हैं, उन लोगों को साइकिलिंग में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या कौन कौन सी साइकिल वो लोग ले सकते हैं, या उन लोगों को कैसे अपनी तैयारियां करनी चाहिए? इसका बहुत सिंपल आंसर है, सबसे पहले तो साइकिल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देहरादून का टेरेन डिमांड करता है कि गियर साइकिल हो, आप कोई भी गियर साइकिल उठा लीजिए, आजकल 10, 12, 13 हज़ार से साइकिल स्टार्ट होती है। साइकिल होनी चाहिए, दूसरा हेलमेट होना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने एसेसरीज जोड़ते हो, डिपेंडिंग कि आपको क्या क्या समझ में आती हैं चीज़ें और किस लेवल पे समझ में आती हैं, कि मुझे अब इस लेवल पे आ गया हूँ, अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, तो आप धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हो, साइकिलिस्ट से जुड़ते हो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हो, समझते हो, और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हो। बट इनिशियली आप कोई भी साइकिल उठाइए, मेरे हिसाब से कैसी भी साइकिल उठाइए, और एक हेलमेट ले लीजिए फॉर सेफ्टी रीज़न, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं और कौन कौन सी साइकिल से आपने इन जर्नियों को तय किया है? मैं पहले मॉन्ट्रा की साइकिल यूज़ करता था, बहुत बेसिक साइकिल थी, वो भी मेरे दोस्त, मतलब ऑफिस मैंने जैसे बोला कि मेरे बॉस के लड़के हैं पार्थ, उन्होंने मेरे को गिफ्ट की थी, तो उससे स्टार्ट किया। वो बेसिक साइकिल थी, उसको चलाता चला गया मैं। जब 1 साल तक मैंने उस साइकिल में करीब 6000 किलोमीटर चला लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा टाइम हो गया इसको अपग्रेड करने का। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो एक ट्रैक ब्रांड है, तो उसकी मैंने माउंटेन बाइक ली। माउंटेन बाइक चलाते चलाते पिछले साल मुझे ये एहसास हुआ कि माउंटेन बाइक में मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, पर मुझे स्पीड नहीं मिल रही उतनी, क्योंकि वो सिर्फ हमारे देहरादून के टेरेंस के लिए बनी हुई है। और इसी साल से हमारे देहरादून में पहाड़ी पैडलर ने BRN सीरीज़ शुरू करी, 200, 400, 600 किलोमीटर्स की ये एक श्रृंखला होती है, जिसको अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मुझे एक SR का टाइटल मिलता है, जिसे कहते हैं सुपर रैंडोनियर। तो ये पेरिस में एक क्लब है, वहाँ से शुरू हुआ है, और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट साइकिलिंग वहाँ होती है, जिसे PBP कहते हैं, पेरिस ब्रीवे पेरिस। तो उन्हीं का ही एक पार्ट है जिसमें हमें कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग करनी होती है। विद इन अ टाइम फ्रेम आपको 200, 300, 400, 600 किलोमीटर कवर करना होता है। और जब ये इवेंट पहाड़ी पैडलर कराते हैं तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। पहला इवेंट तो मैंने MTB में किया, अपना माउंटेन ट्रेल बाइक होती, थोड़े चौड़े टायर होते हैं, स्पीड नहीं आती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसको करने के लिए मुझे शायद एक रोड बाइक की ज़रूरत होगी, जो कि अभी मेरे पास है। तो उसके बाद मुझे इसमें स्विच करना पड़ा, और इसमें क्या है, पतला टायर है, थोड़ा एरोडायनेमिक पोजीशन बन जाती है, थोड़ा स्पीड मिलती है, और थोड़ा एफर्ट कम लगते हैं। तो उतने ही कम समय में हम लोग
ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये मतलब जैसे मैंने कहा कि आप पहले साइकिल लेते हो, मैंने वो साइकिल 6000 किलोमीटर चलाई, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मैंने MTB में अपग्रेड किया, फिर मुझे लगा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने ट्रैक की एक और साइकिल, ये वाली रोड बाइक बोलते हैं, ये लिया। और मैं लकीली उसी समय मुझे K2K का भी कॉल आ गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, तो उसमें भी इसने काफ़ी हेल्प किया। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये एक फेज़ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप पहले एक बेसिक साइकिल लीजिए, एक हेलमेट लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाइए। फिज़िकल फिटनेस की अगर हम बात करें, जो आजकल की यंग जनरेशन है उनके लिए, या हेल्थी लाइफस्टाइल की हम बात करें, तो कैसे वो इसको मेंटेन कर सकते हैं साइकिल के थ्रू? और जो आजकल नशा है, नशे से भी कैसे हम यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स के थ्रू दूर रख सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस पे जितने भी हमारे यूथ्स हैं देहरादून के, ऑल ओवर इंडिया, जो भी इसको देख रहा होगा, जो भी इसको सुन रहा होगा, अगर उसमें 1% भी मैं अपने बातों से बदलाव ला पाया तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। तो जैसे मैंने कहा कि साइकिलिंग करने से क्या करता है, इंसान अपने आप को एक अलग जोन में ले जाता है, अपने आप को बिजी रखता है, अपने हेल्थ के प्रति सोचना शुरू करता है। और काफ़ी मेरे साथ साइकिलिस्ट कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जो नशे की तरफ थे, बट धीरे धीरे जब वो साइकिलिंग में आए तो साइकिलिंग ही उनका नशा बन गया। अच्छा। और आने वाले टाइम पे उन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ डेडिकेटेड साइकिलिंग करना शुरू किया, और आज की डेट में बहुत फिट हैं और नशे से बहुत दूर हैं। तो जितने भी यूथ्स हैं जो भी अपने आप को इन चीज़ों में ले जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, किसी कारण से पीयर प्रेशर में या किसी भी तरीके से पड़ जाते हैं, अगर वो साइकिलिंग करें, जिम करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अपने हेल्थ के लिए 1% भी अगर कुछ सोचने की शुरू करें, करने की शुरू करें, मेरा मानना है कि आप पैदल वॉक से स्टार्ट करिए, आप जॉग करिए, आप रनिंग करिए, आप साइकिलिंग करिए, आप जिमिंग करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, बट एटलीस्ट 15 मिनट्स स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको महसूस होगा कि आप एक्टिव फील कर रहे हैं, आपको महसूस होगा कि मैं मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ, अच्छे तरीके से सोच पा रहा हूँ, अच्छे डिसीजंस ले पा रहा हूँ। तो यूथ्स को है जो अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत है। करेंटली वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्पेयर टाइम को गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए वो गलत जगह चले जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा बेबी है, मेरी वाइफ है, मैं और मेरी वाइफ इसलिए साइकिलिंग करते हैं कि हम दोनों फिट रहें, और इसलिए भी साइकिलिंग करते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे चल के साइकिलिंग या फिर हेल्थ के प्रति इतना जागरूक रहे कि वो इन चीज़ों को टाइम ही ना दे। हमारे साथ यहाँ पे अपूर्व सकलानी जी की वाइफ भी हैं, जो वुमेन साइकिल को प्रमोट करती हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। थैंक यू मैम। आप कैसे इस वुमेन साइकिलिंग को प्रमोट करती हैं, और क्या आप भी साइकिलिंग करते हैं? हाँ जी, मैं साइकिलिंग करती हूँ और मैं इंस्पायर्ड तो इन्हीं से ही हूँ। जब ये साइकिलिंग करते थे तो हमें लगा हमें भी करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए थोड़े जागरूक होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहती भी हूँ कि आप सभी को ये चीज़ मैसेज दीजिए कि वो भी साइकिलिंग करें और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करें ज़रूर। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग भी, मेरा भी एक ग्रुप है साइकिल सखी, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था तो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर के काम भी करती हैं, बाहर जॉब भी करती हैं और साइकिलिंग को भी प्रमोट करना चाहती हैं। और इसमें हम देहरादून के अभी लोकल ट्रैक्स ही करते हैं, जैसे द्वारा और ओल्ड मसूरी रोड और किमाड़ी, यहाँ आए हम लोग भी, बहुत अच्छा रूट है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसमें आए ज़रूर और साइकिलिंग स्टार्ट करें। वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन रहता है साइकिलिंग में आज के टाइम पे? वुमेन्स का बहुत पार्टिसिपेशन है। जैसे कई बार भी कहीं पे मैराथन या कोई भी साइकिलिंग रेस हो रही है, कोई भी इवेंट होता है, नॉट इवन साइकिलिंग, मैराथन में भी आती हैं। तो हम लोग भी अगर वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि साइकिलिंग में अभी फीमेल्स भी आ रही हैं, तो वो लोग भी आते हैं। साइकिलिंग कोई भी इवेंट होता है तो वो लोग आते हैं रेसेस में भी। देहरादून में साइकिलिंग ट्रैक्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं, और वुमेन्स के लिए कितना सुरक्षित है? वुमेन्स के लिए देखिए, क्योंकि सब चीज़ देखना है, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो ये है कि थोड़ा टाइम तो कम होता है, बट स्टिल निकाल लेते हैं सब लोग। बट उसमें अगर थोड़ा सेफ्टी ट्रैक्स रहे और साइकिलिंग के सेफ्टी ट्रैक्स रहे तो बहुत अच्छा होगा ये आगे भी हमारी जैसी महिलाओं के लिए। हाँ जी। सर, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देख रही थी आपके यहाँ पे, ये जो आगे लगा हुआ है, क्या है ये, क्या नंबर्स है? अच्छा, ये एक यूनिक नंबर है जो ऑडेक्स ने मुझे दिया है। तो एक पर्शियन क्लब है, वो ऑडेक्स इंडिया को देता है और उसके तहत हम लोग रजिस्टर करते हैं, और ये हमारा एक यूनिक रैंक होता है जिसके बेसिस पे हम लोग साइकिलिंग करते हैं। और इसी के तहत मैंने BRM सीरीज़ की है 200, 300, 400 एंड 600 किलोमीटर्स।
और इसके बाद ये लोग हमें एक टाइटल देते हैं जिसे कहते हैं SR सुपर रैंडोनियस, अगर आप सेम कैलेंडर ईयर्स में ये कर लेते हो। इसके बाद ये सबसे पुरानी साइकिलिंग रेस है, रैली है दुनिया की, जो PBP कहलाती है, पेरिस ब्रीवे पेरिस, और 4 साल में एक बार होती है। 4 साल तक आप अगर SR बनते रहते हो, हर साल कुछ ना कुछ आप करते रहते हो, इनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तो एज़ पर योर डेटा ये लोग चेक करते रहते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं PBP के लिए, और वहाँ पे जाके आप अपना देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लास्ट टाइम 2023 में ये 350 इंडियन पार्टिसिपेंट थे इसमें। नेक्स्ट 2027 में होपफुली मैं शॉर्टलिस्ट हूँ, बट उसी के प्रयासों में हम लोग लगे हुए हैं। बाकी रेस्ट इज़ डेस्टिनी, बट बहुत अच्छा इनका इवेंट रहता है। सबसे पुराना गाँव के बीच में 1230 किलोमीटर्स आपको 90 आवर्स में कवर करने होते हैं, तो आप इनके इवेंट्स को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे राइडर्स आते हैं। तो जैसे हमारा K2K था, मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करूँगा कि जैसे हम K2K किया, हमने उसमें 4000 प्लस किलोमीटर 16 डेज़ में किए, तो हम PBP के समक्ष एक यहाँ पे भी एक इवेंट कर सकते हैं जिसमें हम भी बाहर से लोगों को बुलाएं, साइकिलिस्ट को बुलाएं, और एक ऐसा बेंचमार्क सेट करें कि इस इवेंट की तुलना भी हमारे इवेंट्स के साथ होने लगे और इंडिया में भी लोग बाहर से आएँ और इस इवेंट्स को करने के लिए बहुत उत्साहित रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों का बारामासा को समय देने के लिए। आप लोगों ने इतना अच्छा पहल की है, और ये संदेश आप लोगों ने चाहा है कि लोगों तक पहुंचे और लोग हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, साइकिलिंग और हेल्थी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को उसमें इन्वॉल्व करें अपने डेली लाइफ में। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग कुछ ना कुछ प्रयास करें, और इस इंटरव्यू से अगर 1% भी लोग अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसमें सहयोग किया। तो ये थे हमारे साथ अपूर्व सकलानी जी और उनकी वाइफ, जो कि साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं और साइकिलिंग के बहाने जो आज की यंग जनरेशन है उन्हें फिजिकल फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी संदेश देते हैं, और नशे के बारे में भी इन्होंने हमें बताया कि कैसे हम नशे को भी साइकिल के थ्रू और साइकिल जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू दूर रख सकते हैं। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।